अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी और मास रिपेयर का कॉन्सेप्ट। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका आज के हमारे टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 80 से ग्रेटर हो वो एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 80 या 80 से ग्रेटर हो वो एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं। ये एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो रेडिएशंस हमारे पास आती हैं इनको हम नाम दे देते हैं अल्फा का, बीटा का और गैमा रेडिएशन का। आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है और गैमा डिके क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था हेनरी साइंटिस्ट ने 1896 में। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है और गैमा डिके क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं अल्फा डिके के बारे में। अल्फा डिके का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जब अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है तो वो चेंज हो जाता है एक अनदर फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं अल्फा डिके। कि न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अनदर फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस में, जिसको हम नाम दे देते हैं अल्फा डिके का। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ले लेते हैं यूरेनियम। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं यूरेनियम का मास नंबर होता है 238 और अगर हम बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 93। ये हमने एक एलिमेंट लिया। हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अल्फा डिके। अब ये यूरेनियम अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। वो अल्फा पार्टिकल हमारे पास होगा हीलियम। हीलियम का हम लोग जानते हैं मास नंबर होता है 4 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। जब यूरेनियम अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा जिसको हमने नाम दिया था हीलियम, तो ये यूरेनियम एक दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा जिसको हम कहते हैं अल्फा डिके। ये यूरेनियम चेंज हो जाएगा थोरियम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं थोरियम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T8 से। इसका मास नंबर 234 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है। तो हम मेंशन करते हैं इनके मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया अल्फा पार्टिकल। ये जो हीलियम है इसको हमने नाम दे दिया अल्फा पार्टिकल का। आगे हम डिस्कशन करते हैं कि अल्फा डिके में और क्या क्या होता है। स्टूडेंट्स, अल्फा डिके जो होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता है। क्यों खुद ब खुद होता है? इसलिए खुद ब खुद होता है यूरेनियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को निकालता है और चेंज हो जाता है थोरियम। हर एलिमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम हो। इसलिए जब यूरेनियम अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है तो यूरेनियम चेंज हो जाता है एक दूसरे एलिमेंट में जिसको नाम दे दिया जाता है थोरियम का। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं अल्फा डिके का। और ये सारा का सारा प्रोसेस खुद ब खुद होता है, इसलिए नाम दिया जाता है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये जो यूरेनियम होता है इसको हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट और थोरियम को हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट। इसका हम नाम लिख देते हैं पेरेंट एलिमेंट है। जिसका ज्यादा मास होता है पेरेंट एलिमेंट होता है, जिसका कम मास हो जाता है उसको हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स, जब यूरेनियम चेंज होता है थोरियम में तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम वो एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उस एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान, उस एनर्जी रिलीज होती है, अगर हम उसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे c² के साथ। तो हमारे पास जो भी एनर्जी आ जाएगी, जो भी एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान रिलीज होगी वो आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं हमारे पास जो भी एनर्जी रिलीज होती है
वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म है, तो जो भी इस इक्वेशन का आंसर होगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इस सारे प्रोसेस को स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है अल्फा डिके को। जैसा कि हम लोग पहले भी बात पढ़ चुके हैं, जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम कहते हैं क्यू पॉजिटिव है, जब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो हम कहते हैं क्यू नेगेटिव। स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं एक दूसरे प्रोसेस की जिसको नाम दिया जाता है बीटा डिके का। अब हमारे पास दूसरा प्रोसेस है। दूसरे प्रोसेस का सबसे पहले नाम मेंशन कर देते हैं बीटा डिके। बीटा डिके में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, बीटा डिके भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारे पास मास नंबर तो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। कहीं दफा एटॉमिक नंबर कम हो जाता है, कहीं दफा एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो हम लिखते हैं बीटा डिके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत अंदर होता है। इस प्रोसेस में हमारे पास मास नंबर तो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। कहीं दफा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, कहीं दफा एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है। आगे जाकर हम डिस्कशन करेंगे कि कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। जैसे कि आपने देखा अल्फा डिके में हमारे पास अल्फा पार्टिकल हमें मिलता है जिसको हमने नाम दिया था हीलियम का। बीटा डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब भी ये प्रोसेस हो रहा होता है, जब भी कोई न्यूक्लियस का रिएक्शन होता है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो वो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन के एमिशन को हम नाम दे देते हैं बीटा डिके का। बीटा डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन मिलता है और दूसरा हमें इसमें मिलता है पॉजिट्रॉन। हम लोग ये बात पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पॉजिट्रॉन। अब हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस कैसे होता है। इस प्रोसेस में दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है इलेक्ट्रॉन और दूसरी जो चीज मिलती है उसको हम नाम दे देते हैं पॉजिट्रॉन। होता क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं बीटा नेगेटिव से और पॉजिट्रॉन को हम डिनोट करते हैं बीटा पॉजिटिव से। E माइनस को हम डिनोट करते हैं B माइनस से, E प्लस को हम डिनोट करते हैं B प्लस से। कहीं दफा कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम B माइनस को E0 माइनस 1 से भी डिनोट करते हैं और B प्लस को हम डिनोट करते हैं E0 प्लस 1 से। ठीक है, बीटा डिके में दो चीजें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन मिलता है और पॉजिट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन को हम एक और चीज से डिनोट कर देते हैं जिसको कहते हैं B नेगेटिव और पॉजिट्रॉन को हम डिनोट करते हैं B पॉजिटिव से। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम बीटा नेगेटिव को E माइनस और टॉप पे 0 और B प्लस को हम इससे डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक और पार्टिकल को एमिट करता है जिसको हम नाम दे देते हैं एंटी न्यूट्रिनो। जब भी हमारे पास बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक और पार्टिकल को एमिट करता है जिसको हम नाम दे देते हैं एंटी न्यूट्रिनो। और होता क्या है, जब बीटा डिके में हमें पॉजिट्रॉन मिलता है तो पॉजिट्रॉन भी हमारे एक अपने साथ एक और पार्टिकल एमिट करता है जिसको हम नाम दे देते हैं न्यूट्रिनो को। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एंटी न्यूट्रिनो को हम डिनोट करते हैं B बार से और न्यूट्रिनो को हम डिनोट करते हैं V से। ये सारा कुछ होता है बीटा डिके। अब हम डिस्कशन करते हैं कि बीटा नेगेटिव कब होता है, बीटा पॉजिटिव कब होता है, इनका एटॉमिक नंबर कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। इसको हम कुछ एग्जांपल से अच्छी तरह से समझते हैं। इन चीजों को स्टूडेंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम बीटा डिके के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास फास्फोरस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फास्फोरस का मास नंबर 32 होता है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 15 होता है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं बीटा नेगेटिव को, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि बीटा पॉजिटिव का होता है। जैसे कि हम लोग इस बात को पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन और हमारे पास दो छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक पॉजिट्रॉन मिलता है। अब हमारे पास
कंसीडर किया फास्फोरस। फास्फोरस का मास नंबर होता है 32 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फास्फोरस चेंज हो जाता है सल्फर। हमें पता है सल्फर का, हमने कहा था बीटा प्रोसेस में मास नंबर चेंज नहीं होता, तो अगर इधर 32 हुआ तो इधर भी 32 रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। बीटा डिके में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो हम उसको भी मेंशन कर देते हैं E0 -1। ये बीटा डिके है, इसमें हमने कहा था हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो ये हमने मेंशन किया। अब इधर 15 है, इस इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हम करेंगे 16 -1 15। हमने ये बात भी की थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वो अपने साथ अपना एक और पार्टिकल एमिट करता है, जिसको हमने नाम दिया था एंटी न्यूट्रिनो। अब इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो इसके साथ एक और पार्टिकल होगा जिसको हमने कहा एंटी न्यूट्रिनो। दोबारा से स्टूडेंट्स देख लेते हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं बीटा नेगेटिव की। हमने एक एलिमेंट लिया फास्फोरस, फास्फोरस चेंज हो गया सल्फर। पहले अगर देखा जाए इसका एटॉमिक नंबर था 15, अब इसका एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, इसका एटॉमिक नंबर है 16, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है, बीटा नेगेटिव डिके हुआ है, तो इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट किया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अपने साथ एक और पार्टिकल को निकालता है, जिसको हमने नाम दिया था एंटी न्यूट्रिनो। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन करेंगे बीटा पॉजिटिव डिके। अब हम डिस्कशन करते हैं एक दूसरी एग्जांपल की, जिसको हमने नाम दिया है बीटा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का मास नंबर लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं 22 और इसका 11। अब सोडियम का जब हमने लिखा तो सोडियम भी अपने अंदर से एक पॉजिट्रॉन निकालेगा, और पॉजिट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं E0+1 से। तो सोडियम ने जब अपने अंदर से पॉजिट्रॉन निकाला तो ये चेंज हो जाएगा नियॉन में। तो हम लोग स्टूडेंट्स जानते हैं कि नियॉन का जो हमारे पास मास नंबर तो हमारे पास हमेशा सेम देगा, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। हमारे पास इधर 11 है, तो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो 10+1 क्या होता है 11। हमने कहा था जब भी पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो पॉजिट्रॉन अपने साथ एक और चीज पार्टिकल को एमिट करता है, जिसका नाम है न्यूट्रिनो। तो हम इसके साथ लिख देंगे वी हम सिंपल यूज करते हैं न्यूट्रिनो के लिए। इस चीज को हम कहते हैं बीटा पॉजिटिव डिके। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करते हैं एक तीसरे प्रोसेस की, जिसका नाम है गैमा डिके। अल्फा डिके और बीटा डिके में तो हमारे पास पार्टिकल्स मिलते हैं। अल्फा डिके में हमें हीलियम मिलता है, बीटा डिके में हमारे पास मिलता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो अपने साथ किसको निकालता है, एंटी न्यूट्रिनो को। पॉजिट्रॉन जब भी निकलता है तो अपने साथ एक पार्टिकल को निकालता है, जिसको हमने नाम दिया न्यूट्रिनो। और बीटा डिके एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटॉमिक नंबर कभी इंक्रीज होता है और कभी एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है। अगर नेगेटिव बीटा डिके में देखें तो पहले तो 15 था, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो 16 होता है। अगर बीटा पॉजिटिव डिके में देखा जाए, इधर एटॉमिक नंबर 11 था, अब एटॉमिक नंबर 10 हो गया, मतलब बीटा पॉजिटिव डिके में एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है। जब हमारे पास पॉजिट्रॉन निकलता है तो अपने साथ एक पार्टिकल निकलता है, जिसको नाम दिया था हमने न्यूट्रिनो। स्टूडेंट्स अब हम तीसरा प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गैमा डिके। गैमा डिके स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है। अल्फा और बीटा डिके डिस्कस करने के बाद हमारी आती है गैमा डिके की। इस प्रोसेस में हमारे पास हमें मिलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कैसे मिलती हैं, जैसा कि अगर न्यूक्लियस के बाहर देखा जाए तो न्यूक्लियस के बाहर भी शेल्स होते हैं। कुछ शेल्स के पास हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं, कुछ लो एनर्जी लेवल्स होते हैं। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। और ये बात हम लोग जानते हैं, जब भी हम हाई एनर्जी लेवल से, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जाते हैं तो हमें पता है रेडिएशंस एमिट होती हैं। उन रेडिएशंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, कुछ हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं, कुछ लो एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाते हैं तो जो रेडिएशंस अपने अंदर से एमिट होती हैं उनको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो हम एक इक्वेशन यूज करते हैं जिससे हम वाकिफ हैं, E बराबर होता है AF के।
E इज इक्वल टू एच, एफ हम लोग जानते हैं बराबर होता है c डिवाइडेड बाय लैम्डा। हम जब सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो एनर्जी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी की जगह हम लोग कहते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच हमें जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जिसको हमने c से डिनोट किया है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁸। इन सारी क्वेश्चंस को फिर डिवाइडेड बाय लैम्डा, अगर हम लैम्डा को इधर ले जाएं और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इधर ले जाएं तो हमारे पास स्टूडेंट्स लैम्डा की वैल्यू आएगी हम 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इस इक्वेशन को तीनों वैल्यूज को सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो आती है लैम्डा इज इक्वल टू 0.001 mm। तो ये जो रेडिएशन होती है, ये जो वेवलेंथ होती है, इसको हम कहते हैं गैमा रीजन में लाइट करती है, इसको हम नाम दे देते हैं गैमा टीका। जब कोई भी एलिमेंट हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता है। सेम न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो जब भी कोई हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो अपने अंदर से एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमा टीकी। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।